साल 2014 ये साल भारत का फ्यूचर तय करने जा रहा है, भविष्य बनाने जा रहा है। ये साल 7 आरसीआर तक की रेस का साल है। जो भी इस रेस को जीतेगा वो 7 आरसीआर 7 रेस कोर्स रोड तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री बनने की रेस में खड़े तमाम उम्मीदवारों की असली कहानी 7 आरसीआर में इस बार बात एक ऐसे व्यक्ति की जो पिछले 10 साल में जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री से कम भी नहीं थे। जी हां, बात राहुल गांधी की, कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। Avoiding a direct face-off with Narendra Modi. Is there a fear of loss, Rahul? Because this election, frankly, is not looking very good for the Congress party from overall estimates. In my life, I've seen my grandmother die. I've seen my father die. I've seen my grandmother go to jail. And I've actually been through a tremendous amount of pain as a child, when these things happen to you. I mean, there's absolutely what I had to be scared of, I lost. There's absolutely nothing I'm scared of. राहुल गांधी को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस का असली चेहरा कौन है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें किसी से डर नहीं लगता, चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो। राहुल अपने परिवार में हुई हत्याओं की चर्चा शुरू से ही करते रहे हैं। राहुल ने कभी अपनी दादी की हत्या का जिक्र किया तो कभी अपने पिता की हत्या का। इसकी वजह क्या है? सुबह मैं उठा और स्कूल गया, और स्कूल में मैं ज्योग्राफी क्लास में बैठा था और एक व्यक्ति आया अंदर और उसने कुछ टीचर से बात की, और फिर वो मेरे पास आई टीचर, और उसने कहा कि तुम्हें घर जाना है। मैंने सोचा कुछ होगा, मैं उनके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, फोन उठाया मैंने, और दूसरे साइड हमारे घर में एक महिला काम करती है, वो चिल्ला रही थी। मतलब ऐसी चीख मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। और मैंने उससे पूछा कि दादी ठीक है? और उसने कहा नहीं दादी ठीक नहीं है, तुम एकदम आओ, और फोन रख दिया। जब हम घर गए तो वहां सड़क पे दादी का खून, और एक कमरे में मेरे जो दोस्त थे उनका खून। राहुल गांधी की निजी जिंदगी के नजरिए से उनके इन भाषणों पर गौर किया जाए तो हमारे सामने एक ऐसे बच्चे का चेहरा उभरता है जिसका परिवार कहने को तो देश का सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित परिवार था, लेकिन यही परिवार दिन रात दहशत और आतंक के साए में सांस लेने को भी मजबूर था। मेरा पीएसओ था, और मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, और उसने कहा नहीं दादी ठीक है, गोली चली है मगर कुछ नहीं हुआ। और मेरे पैर कांप रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि उनका बचपन अपनी दादी की देखरेख में ही बीता। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय अपनी किताब अ डे इन द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि कैसे 2.5 साल के राहुल रोज अपनी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऑफिस जाते हुए देखते थे और उन्हें कार तक छोड़ने आते थे। दादी इंदिरा गांधी कार में बैठते ही पोते की तरफ हाथ हिलाकर उनसे विदा लेती थीं। राहुल भी दादी की तरफ एकटक देखते हुए तब तक हाथ हिलाते रहते जब तक कि इंदिरा गांधी की कार आंख से ओझल नहीं हो जाती। फिर राहुल दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर नारा सा लगाते, गई गई। जब तक ग्रैनी घर से नहीं जाती है तो वो बच्चा जो था अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही होता था, बिकॉज ही ऑल्सो लव्ड बीइंग विद हर, बिकॉज शी वॉज टेंडर एंड स्पॉइलिंग हिम ऑल द टाइम, more than the mother or the father. And
वो जो मॉर्निंग के 2-3 घंटे होते थे, राहुल तैयार होके अपने छोटी सी शॉर्ट्स में और ऊपर का काइंड ऑफ टी शर्ट और जंपर, यू कैन कॉल इट, चिल्ड्रन हैव दोज वेरी क्यूट ड्रेसेस, and we'll go along with Granny. That was the feeling, all the time that they were there. रघु राय ने दिन भर दादी और पोते के रिश्ते को अपने कैमरे में कैद किया। इसी दौरान एक कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी से मिलने आए। इंदिरा जी बैठ गई टेबल पे, साथ वो कांग्रेसमैन जो भी था मिलने आया था with his letter, and he discussed it with Indira ji. She listened to him very carefully, and then he said कि देखो मैं ये लिख के लाया हूँ सारे points, तो उनसे लिया। Rahul was about this high, the table is here, तो Rahul was about this high. He looked at the letter and he extended his hand, so Indira ji gave it to him and he took it away and he started playing and that was the end of that letter from him to Indira ji and went to Rahul. So मतलब ये कि I'm not saying that she didn't care for the letter, but at that moment the child wanted to play with that piece of paper and he was given the piece of paper and the letter was gone. खुद राहुल गांधी ने दिल्ली में स्कूली बच्चों को दादी इंदिरा गांधी से जुड़ी एक कहानी सुनाई थी। Spoke to my grandmother. I used to call her Dadi, and I said, Dadi, I'm very scared of the dark. क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। वहां जाना है? डरो मत, आप जाओ, मैं बैठी हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं, जाओ। शाबाश, मैं देख रही हूँ बेटा। जाओ बेटा। Whenever I feel that there's the darkness, I imagine that there are horrible things in the darkness. I don't know what might come out of the darkness. जाओ, अंदर जाओ, मैं यहां से देख रही हूँ। हाँ, जाओ। शाबाश। अब डर तो नहीं लग रहा ना बेटा? नहीं। I went to the veranda, I walked to the garden, I walked out of the garden, I arrived in the veranda, and I've never been scared of darkness since. इंदिरा गांधी ने नन्हे राहुल को अंधेरे का मुकाबला करना सिखा दिया था, लेकिन 10 साल के राहुल को अपने स्कूल में अपनी दादी और चाचा संजय गांधी की राजनीतिक नीतियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। इसके बाद आम लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। बड़ी संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया था। राहुल के चाचा संजय गांधी की फैमिली प्लानिंग की नीतियां काफी विवादास्पद रही थीं। 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। अपने स्कूल में राहुल गांधी को अक्सर इन बातों को लेकर ताने सुनने पड़ते थे। राहुल गांधी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पहली बार राहुल ने मौत को करीब से देखा। साल था 1980। इसी साल राहुल के चाचा संजय गांधी की मौत हो गई और इसी साल यह भी तय हो गया कि संजय गांधी के बाद राहुल के पिता राजीव गांधी पॉलिटिक्स में दाखिल होंगे। 1980 में इंदिरा गांधी के जवान बेटे और राहुल के चाचा संजय गांधी की मौत हो गई। इस हादसे ने इंदिरा गांधी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। इंदिरा गांधी की दोस्त और उनकी जीवनी लिखने वाली पुपुल जयकर ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा ने राहुल, बहन प्रियंका और उनके चचेरे भाई वरुण को अपने कमरे में ही सुलाना शुरू कर दिया था। दादी उन्हें बहादुर बनने और अंधेरे का मुकाबला करने की कहानियां सुनाया करती थी। स्कूल में ताने, घर में चाचा संजय गांधी की मौत से पसरा मातम। इसी बीच घर में चाची मेनका गांधी
और दादी के बीच अनबन शुरू हो गई। आखिरकार चाची मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर प्रधानमंत्री निवास से निकल गई। उधर पिता राजीव गांधी पूरी तरह से राजनीति में व्यस्त हो गए। इस बीच राहुल गांधी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी पहले दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। 1982 में जब सुरक्षा का खतरा बढ़ा तो उन्हें दून स्कूल भेज दिया गया। दून स्कूल में एडमिशन के दिन खुद राजीव और सोनिया वहां पहुंचे थे। उस समय राजीव गांधी जो हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, और जब वो राहुल को लेके आए थे पहली बार, तो एक जैसे सामान्य हमारे यहाँ कोई भी अभिभावक, माता पिता, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो शायद उससे भी अधिक सरलता राहुल को जब वो लाए पहली बार तो वो देखी गई। वहाँ पर राहुल का ट्रंक, लोहे का ट्रंक स्वयं राजीव गांधी उतार रहे थे। मैं देख रहा था कि वो कितना जो है परिश्रम उस बक्से को उठाने के लिए कर रहे हैं। तो फिर आके उन्होंने बॉक्स रखा और हम लोग फिर वो कपड़ों की चेकिंग करते। तो लाके जैसे राजीव ने तो अंदर रखा जहाँ हमारा ऑफिस था, और सोनिया गांधी जो थी वो नीचे बैठ के वो सब कपड़े निकाल के गिनवा रही थी, तो वो चेक कर रहे थे सब। दून स्कूल के शिक्षकों की इन बातों से लगता है कि राजीव और सोनिया राहुल गांधी को एक नॉर्मल बचपन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दून स्कूल में राहुल 2 साल ही बिता सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 की गर्मियों में राहुल को वापस दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में भर्ती करवाया गया। दरअसल इस दौरान राजनीतिक फ्रंट पर इंदिरा गांधी पंजाब में अलगाववाद की समस्या से जूझ रही थी। 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने का फैसला किया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इससे पंजाब की समस्या और बढ़ गई। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी खुद अपनी मृत्यु की बात करने लगी। इंदिरा गांधी ने राहुल गांधी को भी मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश की थी। After Operation Blue Star, my mother-in-law knew that she was going to be killed. She knew that her days were numbered. She had spoken to us. She had spoken to my son in particular. About to Rahul? Yes. Really? And he must have been very young at the time. He was. I think he was 12. Okay. And then she spoke to my husband and I. She gave us instructions on what to do when this would happen. She gave us instruction on her funeral. 31 अक्टूबर 1984 की सुबह गोलियों की आवाज के साथ इंदिरा गांधी और उनके परिवार का वो डर सच साबित हो गया। राहुल को जब ये खबर मिली तब वो स्कूल में थे। इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने की थी। उस बॉडीगार्ड के साथ राहुल अक्सर इसी बागीचे में खेला करते थे। उस उम्र में उनके लिए ये समझना बेहद मुश्किल था कि उस शख्स ने उनकी दादी के साथ ऐसा क्यों किया। इस घटना के बाद परिवार में तो उथल-पुथल हुई ही, इसके साथ साथ घर के बच्चों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई थी। क्या इस उथल-पुथल की छाप राहुल की आज की राजनीति, उनके बात व्यवहार में दिखाई देती है? पर्सनैलिटी पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात देखें तो जो लोग इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं, मान लीजिए किसी को लगा कि एक लॉस होता है, उसको लगता है कि लॉस जिस वजह से हुआ उसको मैं ओवरकम करूं, उसको फेस करूं, तो वो उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेकर एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। दूसरी तरफ अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन पर एक ऐसी छाप छोड़ देता है कि कोई डिसीजन लेना हो या कोई एक मेजर चीज़ करनी हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में शेकीनेस आ सकती है, रिलक्टेंस आ सकती है या टेंटेटिवनेस आ सकती है, क्योंकि ब्रेन उस चीज़ को फुली तरह से एक्सेप्ट शायद ना करे जो एक पावरफुल व्यक्ति देखता है कि उसके सामने उसकी दादी और पिता का इस तरह से मर्डर होता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी की जिंदगी प्रधानमंत्री निवास की 4 दीवारी के भीतर सिमट गई। खुद सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र अपनी किताब राजीव में किया है। जिस दिन मेरी सास इंदिरा गांधी की हत्या हुई, वो राहुल और प्रियंका का स्कूल में बिताया आखिरी दिन था।
अगले 5 साल तक बच्चे घर में ही रहे, यहीं पढ़े, एक तरह से नजर बंद किए गए हो, मानो जैसे बंदी हो। 4 दीवारों के अलावा सिर्फ वो बगीचा था जहां वो बिना किसी सुरक्षा के जा सकते थे। जो राहुल हमें आज नजर आते हैं, क्या उनमें बचपन की इन घटनाओं का असर दिखाई देता है? सोनिया गांधी ने खुद लिखा है कि उनके बच्चे 5 साल तक घर में ही रहे, जैसे उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया हो। एक तरफ ओवर प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ ओवर प्रोटेक्शन के बाद सडनली इस तरह की ट्रेजेडीज का होना, और फिर उन हालात की वजह से आसपास के एनवायरनमेंट का कॉन्स्टेंटली बदलना, तो वो ब्रेन के ऊपर उस चीज का एक छाप इस तरह की छोड़ सकता है कि वो जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के अंदर कहीं ना कहीं वो एक तरफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस के साइंस छोड़ सकती है, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, related to all those things which are happening around that person. They were my friends. Then one day, they killed my grandmother and took away the balance in my life. I felt pain like I had never felt before. 1984 से 1989 तक, यानी पूरे 5 साल, राहुल एक तरह से अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहे। यहां रहते हुए उनके सामने बार बार यही बागीचा आ जाता था, जहां कभी वो दादी की उंगली पकड़कर चलते थे, खेलते थे, और फिर यहीं एक दिन दादी को गोलियों से भून दिया गया था। यहीं रहते रहते राहुल ने सिख विरोधी दंगों की खबरें देखी और पढ़ी थीं। इसी जगह उन्हें दादी के हत्यारों को फांसी पर लटकाने की खबर भी मिली थी। वही हत्यारे जिनके साथ राहुल बचपन में खूब खेला करते थे। 84 की बात थी, मैं घूमने गया गार्डन में। मैं जल्दी जग जाता था, उस टाइम ओलंपिक्स चल रहे थे, और मैं घूमने गया गार्डन में। और गार्डन में जब मैं घूम रहा था, वहां बेअंत सिंह मुझे मिले। उसने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई हथगोला फेंके तो तुम्हें इस प्रकार से लेट जाना चाहिए। मुझे बात समझ नहीं आई। 14 साल का लड़का था, वो भूल गया इस बात को। मैं 10-15 साल भूल गया। मैं वापस गया, ओलंपिक का प्रोग्राम था, दादी बैठी थी, वहां बात की। सालों बाद मुझे पता लगा कि दादी की हत्या से पहले सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और बाकी जो लोग थे, वो दादी के ऊपर दिवाली के समय हथगोला फेंकना चाह रहे थे। जिस दौर का जिक्र राहुल आज अपने भाषणों में करते हैं, उस दौर में राहुल को यह भी लगता था कि राजनीति 24 घंटे लगातार किए जाने वाला वो काम है जो उनके पिता के लिए खतरनाक या जानलेवा साबित हो सकता है। सोनिया गांधी ने राजीव किताब में लिखा है, राहुल ने एक बार राजीव से पूछा था, पापा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप नहीं सोचते कि आपको राजनीति छोड़नी चाहिए? राजीव ने जवाब दिया था, मैंने कभी राजनीति छोड़ने की बात सोची ही नहीं। क्यों? राहुल ने इसका कारण जानना चाहा तो राजीव ने कहा, क्योंकि मुझे भारत की जनता में यकीन। राहुल गांधी हमेशा राजनीति के आसपास रहे, सत्ता के करीब रहे, लेकिन उसी पावर से एक दूरी हमेशा बनी रही। अगर ना भी बनी हो तब भी वो दूरी दिखती जरूर है, जैसा कभी कभी आज भी लगता है। खैर, बात 1989 की है। राहुल गांधी का कॉलेज में एडमिशन हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनसे जुड़ा हुआ पहला राजनीतिक विवाद। 1989 में राहुल को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला मिला और इसके साथ ही पहली बार उनके नाम के साथ विवाद जुड़ा।
आरती रामचंद्रन ने अपनी किताब डिकोडिंग राहुल गांधी में लिखा है कि तब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल खुराना ने राहुल के निशानेबाजी संबंधी सर्टिफिकेट को फर्जी बताया, जिसके आधार पर राहुल का चयन हुआ था। स्कूली परीक्षा में राहुल को 61% अंक ही मिले थे। उन दिनों में स्टीफेंस कॉलेज की जो कट ऑफ लिस्ट जाती थी वो 85-87% के करीब जाती थी, और ये बड़ा बवाल हुआ था कि 61%, मेरे ख्याल से 60-61% मार्क्स थे, कि 60-61% वाले मार्क्स को स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन दिया गया। और स्पोर्ट्स कोटा, जहाँ तक हमें याद है, राहुल गांधी जी कभी भी स्पोर्ट्स में कभी भी एक्टिव नहीं रहे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो। और उसके बाद सबसे हैरानी वाली बात जो हमें लगती थी और जो उस वक्त मुद्दा भी बना था, राइफलिंग को लेके उनको सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किए, मुझे याद है। और राहुल गांधी जी यूज्ड टू वियर हेवी स्पेक्टिकल्स एट दैट टाइम। तो एक हेवी स्पेक्टिकल जिसको व्हेन यू डू शूटिंग के टाइम पे यू नीड अ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ योर आईज आल्सो, तो बड़ा हैरानी हुई थी। बीजेपी युवा मोर्चा ने इसे मुद्दा बनाया तो राष्ट्रीय राइफल संघ और भारतीय ओलंपिक संघ ने बाकायदा बयान जारी कर राहुल को अच्छा निशानेबाज बताया। कहा गया कि राहुल को राज्य स्तर पर 2 सोने के पदक मिले थे और राष्ट्रीय स्तर पर वो चौथे नंबर पर थे। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और एक तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी कि राजीव गांधी के पुत्र को जो है वहां पर किसी तरीके से सेंट स्टीफेन कॉलेज ने फेवर करके एडमिशन दिया है, लेकिन तथ्य ऐसे नहीं थे। उस पर मैंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की मैगजीन के लिए मैंने स्टोरी करी थी जिसका टाइटल था प्राइम मिनिस्टर्स हॉट शॉट सन, और उसमें जो था, जब मैंने तथ्य इकट्ठे किए तो उसमें ये पता चला कि राहुल गांधी जो थे वो बड़े अच्छे पिस्टल शूटिंग में उनको बड़ी महारत हासिल थी और नेशनल और स्टेट लेवल के चैंपियनशिप्स में, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में उनको रैंकिंग मिली थी। अगर आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप देखिए ना उस एडमिशन से पहले ना उस एडमिशन के बाद राहुल गांधी जी कभी भी नेशनल राइफल जिसके लिए वो तीरंदाजी, उसके लिए शूटिंग के लिए वो एडमिशन लिया, ना उन्होंने कॉलेज को कभी रिप्रेजेंट किया, ना उन्होंने कभी स्टेट को रिप्रेजेंट किया, ना उन्होंने कभी नेशनल को रिप्रेजेंट किया, एडमिशन लेने से पहले भी और एडमिशन लेने के बाद भी। तो जो सर्टिफिकेट जो मैनिपुलेटेड थे, इट वाज फॉर श्योर, हमारे पास प्रूफ थे उन चीज़ों के। उन दिनों में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए भेजा था। घर पर 5 साल स्कूली पढ़ाई करने के बाद राहुल ने 1989 में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में दाखिला लिया था। यहां वो इतिहास पढ़ने आए थे, लेकिन कॉलेज में भी उनकी जिंदगी बदली नहीं थी। आरती रामचंद्रन लिखती हैं कि राहुल हमेशा सफारी सूट पहने सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते थे। उनकी संख्या 20 से 25 के बीच रहती थी। राहुल चुपचाप अपनी क्लास में आते और सबसे पिछली सीट पर बैठ जाते। हालत ये थी कि राहुल अपनी मर्जी से न तो कहीं जा सकते थे और न ही कुछ खा सकते थे। एक बार उनके एक क्लासमेट ने अपनी जन्मदिन की पार्टी रखी। राहुल उसमें शरीक होना चाहते थे, लेकिन उनकी सुरक्षा करने वाले एसपीजी ने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी की आज जो हम पर्सनालिटी में जो चीज़ें देखते हैं उसका सबका बैकग्राउंड वही है, क्योंकि वो बहुत एक ऐसे परिवार से आए जिसको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी, और कुछ चीज़ें उनके लिए आसान नहीं रही। जैसे नॉर्मल होता है कि यारी दोस्ती, स्कूल कॉलेज के दिन, खेलना कूदना, एक बड़ा फ्रेंड सर्किल, ये तमाम चीज़ों से वो महरूम रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं भी रही है, और उनको जो डिपेंडेंस है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, तीनों की एक दूसरे पर, वो एक तरीके की अनूठी है। शायद यही वजह रही कि 1 साल बाद ही राहुल ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया, जहां सुरक्षा के इतने झमेले नहीं थे और वो कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने की उम्मीद रख सकते थे। यही सोचकर जून 1990 में राहुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल की पढ़ाई लिखाई कैसी चली, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या वो अमेरिका में नॉर्मल सामान्य जिंदगी बिता पाए, ये एक सवाल है। लेकिन हार्वर्ड पहुंचने के तकरीबन साल भर बाद एक और घटना हुई जिसने राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में श्रीलंका में सक्रिय लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के सुसाइड हमलावरों ने राहुल के पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी। उस समय राहुल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही थे। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद राहुल गांधी राजीव गांधी के पारिवारिक दोस्त और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के साथ 23 मई को दिल्ली पहुंचे। अपनी दादी को ऐसे ही हालात में खो चुके राहुल को हमेशा लगता था कि उनके पिता की सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं है। उन्हें लगातार ये डर रहता था कि अगर सुरक्षा प्रबंध ठीक नहीं हुए तो वो दादी की तरह अपने पिता को भी खो देंगे। राहुल के अंदर बैठे इसी डर का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने राजीव किताब में लिखा है, राहुल अमेरिका से बार बार फोन कर राजीव गांधी के सुरक्षा इंतजामों के बारे में पूछते रहते थे। राजीव की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी इस तरह की सुरक्षा में दक्ष नहीं थे। मार्च 1991 में राहुल छुट्टियों में दिल्ली आए थे। वो राजीव के साथ बिहार के चुनावी दौरे पर भी गए थे। वहां बेहद लाचार सुरक्षा इंतजाम देखकर राहुल बहुत दुखी थे। वापस अमेरिका जाते वक्त राहुल ने कहा था कि अगर सुरक्षा इंतजामों को लेकर कुछ ठोस नहीं किया गया तो उन्हें पिता के अंतिम संस्कार के लिए जल्दी ही वापस आना होगा। राहुल की जिंदगी की इन दो सबसे अहम घटनाओं, इन दो तस्वीरों ने राहुल को जैसे समूची राजनीति का पाठ पढ़ा दिया था। देश की सबसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल फैमिली एक बार फिर दो राहें पर थी। मां सोनिया गांधी को यह फैसला करना था कि क्या वो राजनीति में कदम रखें या नहीं। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। इसी पड़ाव पर राहुल ने अपनी जिंदगी का पहला राजनीतिक फैसला किया। राहुल ने अपनी मां सोनिया गांधी को राजनीति में दाखिल होने से साफ मना कर दिया। राहुल तो चाहते थे कि मां सोनिया गांधी राजनीतिक करियर के बारे में सोचे तक नहीं। I don't think there's much doubt that after the assassination of Rajiv Gandhi, the Gandhi family was out of politics. I don't think it's any secret that, and she's spoken about this in interviews, Sonia Gandhi went through a very bad patch. She was emotionally very disturbed. I think the kids also felt that they'd had enough of politics. And I think it was always considered improbable, if not downright impossible, that she would ever enter politics. पिता राजीव गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद राहुल वापस अमेरिका चले गए। 1994 में राहुल ने रोलिंस कॉलेज से इंटरनेशनल रिलेशंस में BA की डिग्री हासिल की, लेकिन रोलिंस कॉलेज में राहुल गांधी राहुल विंची नाम से जाने जाते थे। सुरक्षा कारणों से यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारी और फ्लोरिडा की पुलिस के गिने चुने आला अधिकारियों को ही उनका असली परिचय मालूम था। राहुल ने रोलिंग्स में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में MPhil की। He went off to America, then he was in England, and he said he had the best years of his life in England because it was absolutely without any kind of, he said उन्होंने एकदम free था, it was to go to a bar and to a pub शाम को friends के साथ, दोस्त के साथ, spend time, no security guards, no kind of, he didn't even have any people who he knew in the sense कि उनके circle में, so it was truly, and he said it was one of his best experiences. हालांकि राहुल की पढ़ाई को लेकर भी सवाल उठते रहे। न्यूज़वीक पत्रिका ने दिसंबर 2006 में छापा था कि राहुल ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र के कोर्स के लिए दाखिला लिया था, लेकिन वो डिग्री लेने में नाकामयाब रहे थे, यानी वो फेल हो गए थे। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यूज़वीक को नोटिस भेजा। बाद में न्यूज़वीक ने कुछ तथ्यात्मक गलतियों के लिए माफी मांगी थी।
एक लेवल तक हमको सारी चीज़ें पता नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि रॉलिंस यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि राहुल गांधी वहाँ से ग्रेजुएट कर गए हैं, और राहुल गांधी ने खुद भी ये अपने इलेक्शन जो वो देते हैं अपना इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन, उसमें बताया है कि उन्होंने रॉलिंस कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। लेकिन ना तो राहुल गांधी खुद ना ही रॉलिंस कॉलेज ये बताना चाहते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएट किया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो किसी को पता नहीं है उनके एजुकेशन के बारे में, जो ये एक विवाद खड़ा कर देती है। राहुल गांधी ने कितनी पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, इन पर सवाल आज भी बंद नहीं हुए हैं। Subramaniam Swamy has raised questions on your degrees. He says, why does he claim he has an MPhil from Cambridge? Cambridge has no record of his thesis. You cannot get an MPhil without a thesis. He says, yes, he went to Harvard. When Rajiv Gandhi was Prime Minister, somebody, and I won't name, gave $11 million to Harvard Medical School. Donors quota, Harvard has this quota. Once you enter, in 3 months, Harvard said to him, we don't think you belong here. So he dropped out. He's questioned both your degrees. I want you today. Were you in Cambridge? I was at Oxford. You were at Oxford. But you spent some time at Cambridge? I was a fellow, visiting fellow at Cambridge for a while. Okay. So, where were you in Cambridge? At Sydney Sussex College. So I was at Trinity in Cambridge. I spent a year there, I did my MPhil there. Now I want your response to what's the response? I mean, I want your response to Subramaniam. How do you deal with this? You want me to show you my degree? I can show you my degree. जब राहुल विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तब देश में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी और पार्टी पर सीताराम केसरी गुट का कब्जा था। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज हासिल करने वाले अमर्त्य सेन तब राहुल से लंदन में मिले थे। अमर्त्य सेन ने लंदन में राहुल से मिलने के बाद कहा था कि मुझे राहुल प्रतिभावान नौजवान लगा। राहुल गांधी ने मुझसे कहा था कि राजनीति में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि बाद में उनका इरादा क्यों और किस वजह से बदला। हाँ, राहुल पैसा कमाने के पीछे पागल नहीं थे, वो भारत के विकास की बात करते थे। राहुल ने खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन उनके सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाएं सुर्खियां बनती रहीं। 19 जून 1995 को राहुल 25 साल के हुए, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र के। तब मीडिया में उनके अगला चुनाव अमेठी से लड़ने की खबरें आने लगी। 24 अगस्त 1995 को अमेठी में सोनिया गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को राजीव गांधी हत्याकांड केस की धीमी जांच के लिए कोसा। नरसिम्हा राव खुद कांग्रेसी थे, तब भी वो निशाने पर थे। दरअसल माना जा रहा था कि इसी सभा में राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर लॉन्च करने की रणनीति बनाई गई थी, लेकिन राहुल अमेठी आए ही नहीं। सोनिया के साथ उस दिन प्रियंका मौजूद थी। राजनीति में आने की सभी अटकलों को लगाम देते हुए राहुल वापस लंदन चले गए, इस बार नौकरी करने। वो मिशेल पॉटर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी में मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कंसल्टेंट हो गए। उधर हिंदुस्तान में सोनिया गांधी लंबी खामोशी के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के संकेत दे रही थीं। अब तक सोनिया ने खुद को राजीव गांधी फाउंडेशन के कामों तक ही सीमित रखा था। सोनिया लाओ, देश बचाओ, ये नारे लगने शुरू हो गए थे। सोनिया के अमेठी के दौरे बढ़ गए और प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आती थी। अमेठी में तो खास तौर से प्रियंका ने मोर्चा संभाला हुआ था। तब इस तरह की खबरें भी छपने लगी कि राहुल तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते और कांग्रेसी प्रियंका गांधी की तरफ देखने लगे थे। प्रियंका में लोगों को इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती थी। राहुल का जिक्र नहीं होता था, लोग ये मान करके चलते थे कि प्रियंका गांधी राजनीति में आ सकती हैं, क्योंकि अमेठी की उम्मीदवारी जो है वो अमेठी का प्रतिनिधित्व तो सोनिया गांधी कर रही थी। इसलिए जो मांग होती थी वो होती थी कि प्रियंका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ें। सुल्तानपुर की जिला कांग्रेस कमेटी इसके बारे में जब भी चुनाव होता था तो आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित करती थी और ये मांग करती थी कि प्रियंका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया जाए। 28 दिसंबर 1997 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने का फैसला किया। 11 जनवरी 1998 को सोनिया ने उसी श्री पेरुम्बदूर में जनसभा की,
जहां 6 साल पहले उनके पति राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। सभा के अंत में प्रियंका ने तमिल भाषा में एक वाक्य कहा और भारी हुजूम ने हमारी भविष्य की नेता का नारा लगाया। ठीक ऐसा ही नजारा 29 जनवरी 1998 को हैदराबाद में कांग्रेस की रैली में देखा गया, जहां सोनिया और प्रियंका गांधी मौजूद थीं। राहुल विदेश में थे, लेकिन देश में सोनिया गांधी के साथ प्रियंका 1995 से ही जनसभाओं में देखी जा रही थी। अमेठी से उनको लेकर नारे निकल रहे थे। 1999 में प्रियंका ने अपनी राह राजनीति से अलग कर ली। इसी साल प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। इसके बाद प्रियंका ने अपने राजनीतिक कामकाज को अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रखा। Everybody who deals with Priyanka, whether it's party workers in Raebareli or Amethi or even the SPG people, talk about how she connects with people, how much warmth there is. All the evidence so far suggests that she has no ambitions to get into politics in a proper way. She looks after the local constituencies, but her priority appears to be her family life and her children. I mean, it's hard to say this from the outside, but in a sense you can understand that, can't you? Because she's been in the house when her grandmother was assassinated. She's seen her father being assassinated. She's seen the problems her mother has faced. Is it not normal for somebody to just want a normal family life with 2 kids without being thrust into the public sphere? If that's what it is, then I understand why she isn't joining. उधर 1996 में कांग्रेस नरसिंह राव के नेतृत्व में चुनाव में उतरी थी। पार्टी हार गई। साथ ही नरसिंह राव के विरोधी सोनिया गांधी को राजनीति में आने के लिए तैयार करने में जुट गए। नरसिंह राव के बाद पार्टी की बागडोर सीताराम केसरी के हाथों में गई। सीताराम केसरी का भी विरोध होता रहा। आखिरकार 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। After Narasimha Rao was deposed and Sitaram Kesari took over, the Congress really hit a very, very rough patch. Every day on television you'd see more and more distinguished people saying they were joining the BJP. They were saying the BJP was the party of the future. And many people, myself included, wondered if there would be a Congress party at the beginning of the 21st century. Which is when, I think when all these people kept going to Sonia and saying join politics, she finally took the plunge. And it's my understanding, again, it's only a guess, that the children were still opposed to her joining politics. इधर सोनिया कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं राहुल गांधी की विदेशी महिला मित्र के किस्से मशहूर हो रहे थे। 1999 के विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लंदन में बर्मिंघम के एजबैस्टन स्टेडियम में राहुल अपनी इस महिला मित्र के साथ देखे गए। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब राहुल और उनकी महिला मित्र भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच को देखने आए थे। खेल पत्रकार आशीष शुक्ला भी मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद थे। राहुल गांधी इतने महत्वपूर्ण डायनेस्टी के थे, उनको तो बहुत ही वीवीआईपी बॉक्स में थे और वहाँ पे हम लोग की पहुँच ये नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि जब खबर पहुँची तो हमने कोशिश की। हम लोग का इतना जाना आसान भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन कुछ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी थे उस समय, मार्क मैस्केनस, जिन्होंने भारत में टेलीविज़न क्रिकेट कवरेज में एक अहम भूमिका अदा की थी। मुझे मानना है कि उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में राहुल गांधी वहाँ पे उनके बॉक्स में नज़र आए थे और वहाँ पे भी हम लोगों ने भी जाके उनको देखने की भी उत्सुकता थी और द वेरी फैक्ट कि उनके साथ कोई गर्लफ्रेंड थी, तो वो एक पत्रकारिता के जो हमारा एक कोण होता है, एंगल होता है, उस हिसाब से भी हम उनको देखने को उत्सुक। ये तस्वीर लेने वाले फोटो जर्नलिस्ट ने एबीपी न्यूज को अनौपचारिक बातचीत में बताया कि मैच के दौरान उन्हें अंदाजा नहीं था कि राहुल के साथ बैठी महिला कौन है, लेकिन राहुल के साथ उस महिला के होने की वजह से कैमरे उस ओर लगा दिए गए थे। बाद में जाकर पत्रकारों को राहुल और उनके साथ बैठी महिला के रिश्ते का अंदाजा हो पाया। कोई सेलिब्रिटी इन मैचों में नजर आता है तो ये तो बात पक्की होती है कि वो चाहते हैं कि मीडिया में उसका कवरेज हो। तो राहुल गांधी ऐसे परिवार से थे जो कि मीडिया और उनकी सुर्खियों में रहने वाली बातों से अनभिज्ञ नहीं थे। उसके बावजूद वो उनका एक गर्लफ्रेंड के साथ क्रिकेट के मैदान में आना इस बात को दर्शाता था कि युवा जो करते हैं वो वैसे ही कर रहे थे, जिनका उनमें रुचि थी
और जिनमें उनमें रुचि थी वो खुल के करना चाह रहे थे बिना किसी मीडिया के दबाव में। आगे चलकर इस तरह की खबरें भी आईं कि 1999 का नया साल राहुल ने अंडमान्स में इसी महिला मित्र के साथ मनाया। अगले 4 सालों तक इस तरह की खबरें आती रहीं। 2003 के क्रिसमस और नए साल का जश्न राहुल ने प्रियंका और परिवार के दोस्तों के साथ केरल और लक्षद्वीप में मनाया और तब वो महिला मित्र भी साथ थीं। 2004 में राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस की वृंदा गोपीनाथ को दिए इंटरव्यू में पहली बार खुलासा किया। इसमें राहुल ने कहा था, मेरी महिला मित्र का नाम वेरोनिक है, ना कि जुंटिया, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। वो स्पेनिश है, ना कि वेनेजुएला या कोलंबिया की। वो आर्किटेक्ट है, वेट्रेस नहीं है। हालांकि वो वेट्रेस होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अंत में मैंने पूछा था, जब आफ्टर वी वेंट थ्रू ऑल व्हाई ही इज इन पॉलिटिक्स, किस लिए आए हैं, व्हाट आर हिज इश्यूज, व्हाट वुड ही लाइक टू डू। तो अंत में मैंने पूछा कि अभी सुना है कि आप किसी के साथ है and you're going to break a lot of hearts in Delhi because not only the girls but even their mothers, because you know that they are looking for a suitable boy. तो उन्होंने blush किया, फिर बोला no, yes I have, because उस वक्त विश्व हिंदू परिषद and in all these Hindu organizations were saying कि ये भी बेटा भी कोई नाचने वाली, कोई डांसर, बार डांसर, फॉरेनर है और यहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। हॉलीडेज में, क्रिसमस हॉलीडेज जाते हैं। 1-2 पिक्चर भी आए थे जहाँ जैसे आपको मालूम है वो फुटबॉल इन बर्मिंघम। एनीवे, सो मैंने पूछा, ही सेड वेल शी इज नॉट, हर नेम इज नॉट जुआनिता और जसिंता जो उन्होंने उस वक्त बोलते थे। हर नेम इज वेरोनिक एंड शी इज नॉट यू नो कोलंबियन और जो भी है, like some Colombian drug dealer. So she's Spanish but lives in Venezuela or vice versa, I can't remember. And she's not a waitress, but she's an architect. But he said, I don't have a problem even if she was a waitress because, you know, it's okay. So मैंने पूछा कि आप engagement हो रहा है? He said, well, I'm not ready to settle down yet. And we left it at that. वेरोनिक जिस रहस्यमय ढंग से राहुल की जिंदगी में आई, उसी रहस्यमय ढंग से गायब भी हो गई। कहा गया कि सोनिया गांधी को लगा कि राहुल के राजनीतिक करियर में विदेशी मूल की गर्लफ्रेंड एक रोड़ा साबित हो सकती है। जब भी मैंने पूछा कि आपने प्रपोज किया है तो he said, I haven't proposed as yet, and I think he said, yeah, I'm not ready to settle right now. टाइम है। In fact, 1-2 साल वो थी यहाँ, मतलब 2004 में। मेरे को लगता है फिर उन्होंने फिर बात ही नहीं, उन्होंने छोड़ के चले गए वापस, बिकॉज आई थिंक शी गॉट अ बिट फेड अप वेट करके। दरअसल जब से सोनिया राजनीति में आई थी, तभी से उनके विदेशी मूल का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है। जहाँ पैदा होने के लिए संत, महंत, गुरु, ऋषि, महर्षि तरसते हैं, उस भारत भूमि को 16 बरस तक अपनाने से इनकार किया था सोनिया गांधी ने। विवाह के 16 वर्षों तक वो भारत की नागरिक नहीं बनी थी। मेरी देशभक्ति पर उंगली उठाने वाले पहले ये बताएं कि इंदिरा जी की बहू बनने से आज तक मैंने कौन सी भारतीय परंपरा नहीं निभाई। ऐसे में राहुल गांधी का नाम किसी विदेशी मूल की महिला से जुड़ने से उनकी राजनीति और मुश्किल हो सकती थी। लेकिन गांधी नेहरू परिवार के तौर तरीकों से वाकिफ लोगों का मानना है कि राहुल की शादी में परिवार की ओर से विरोध की गुंजाइश ना के बराबर है। So now you're getting married, and who is your ideal man? Oh my God! If I knew that, I'd be married already, wouldn't I? You're really giving me a hard time with this question. I actually don't know when I'm going to get married. Hopefully soon. आखिरकार इन निजी सवालों से बचते बचाते 2004 में एक बड़ा मोड़ आया। ये साल लोकसभा चुनाव का था। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
तब एक इंटरव्यू में राहुल ने कहा था, मेरे पिता की मौत के बाद भी मैं राजनीति में आ सकता था, लेकिन उस समय मैं सिर्फ 19 साल का था और मेरे पास देश को देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं एक दिन ऐसा करूंगा। कांग्रेस 2004 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ रही थी। उनके सामने थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनका गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी और उनके गठबंधन को पछाड़ दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो सोनिया ने अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। Our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. 2004 से 2014 तक राहुल लगातार मीडिया की नजर पर रहे। मीडिया के साथ साथ लोगों ने भी उनके हर बयान को जांचा परखा। और अब सवाल यह है कि राजनीति में आने के बाद राहुल गांधी ने देश को क्या दिया और उनका जो भी योगदान रहा, क्या उसे देखकर जनता उन्हें 7 RCR तक पहुंचाएगी? इन सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते।